Hello students, welcome back to Ajinkya's Resonance Physics classes. In the last video, we have seen that the supplementary quantities and the dimensions of physical quantities. तो यार ये supplementary quantities कितनी होती है? There are two supplementary quantities. पहला था प्लेन एंगल, दूसरा था सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट होता है स्टेरेडियन. तो यार ये डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स to which the fundamental quantities must be raised. Fundamental quantities must be raised इसलिए to obtain या represent any physical quantity. Okay, तो यार किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको मालूम है हम कैसे बनाते हैं. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज का कुछ कॉम्बिनेशन, कुछ प्रोडक्ट लेके बनाते हैं. तो जब भी प्रोडक्ट लेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज के, उनके कुछ पावर्स आएंगे एंड दैट पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशंस. ऐसी डेफिनेशन भाई हमने पिछले वीडियो में भी देखी थी. तो यार कुछ एग्जांपल्स भी वहां पे हमने किए थे, यहाँ पे भाई कुछ एग्जांपल्स और करेंगे. ओके, तो लेट अस फाइंड द डायमेंशंस ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज. पहले एग्जांपल कर लेते हैं भाई एनर्जी. तो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं. एनर्जी जो होती है भाई, फॉर एग्जांपल एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं भाई काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसका फॉर्मूला आपको मालूम है 1/2 mv². ओके, कुछ रॉकेट साइंस नहीं. 1/2 ये जो नंबर होता है भाई, और आपको मालूम है कि यार ये जो प्योर नंबर्स होते हैं उनके कोई डायमेंशन नहीं होते, उनके यूनिट नहीं होते हैं. प्योर नंबर्स आर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज. ओके, तो यार ये उसका तो बात खत्म हो गया. तो यहाँ पे मास जो है और वेलोसिटी जो है उसका देख लेंगे. ये मास का यूनिट होता है भाई किलोग्राम. ओके, वेरी गुड. ये वेलोसिटी का यूनिट होता है भाई मीटर पर सेकंड. मगर यहाँ पे उसका स्क्वायर है तो यहाँ पे बन गया मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, तो ठीक है भाई, ये तो बन गया उसका यूनिट. ओके यार, किलोग्राम है इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, फिर डायमेंशन लिख लेंगे. ये यहाँ पे आ जाएगा भाई m1. मास है ना भाई, किलोग्राम का मतलब मास है, उसका पावर 1 है. मीटर स्क्वायर है इसका मतलब लेंथ स्क्वायर है L2. तो यार सेकंड स्क्वायर नीचे से ऊपर गया तो टाइम रेज़ टू -2 बन गया. तो ठीक है, तो these are the dimensions of energy. तो 1 in mass, 2 in length, -2 in time. ये खत्म हो गया. तो यार एनर्जी जो है, हम एनर्जी का यूनिट जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हम यूज नहीं करेंगे. ज्यादातर हम उसको कैसे लिखते हैं भाई, उसको हम जूल में लिखते हैं. एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल. ओके, तो ठीक है. दूसरा हम यहाँ पे लिखते हैं भाई, दूसरा ले लेते हैं अभी यहाँ पे पावर. इसके डायमेंशन देंगे पावर के. और पावर को जो है, पावर को हम वर्क अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं या एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं. कुछ रॉकेट साइंस में कुछ दिक्कत नहीं. तो यहाँ पे हम एनर्जी अपॉन टाइम लिख लेते हैं. ओके, तो पावर की डेफिनेशन आएगी भाई एनर्जी अपॉन टाइम. उसको वर्क अपॉन टाइम लिखा तो भी चलता है. तो एनर्जी के जो यूनिट है भाई, एनर्जी का यूनिट आपके पास है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा यूनिट आपके पास है. तो एनर्जी का यूनिट डायरेक्टली लिख लेता हूँ, ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये बनता है एनर्जी का यूनिट. डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट क्या आता है, सेकेंड. ओके, तो यार ये सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड बन जाएगा. ये सेकंड यहाँ पे जाएगा तो यार ये सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड बन जाएगा. इट बिकम्स सेकंड क्यूब. तो यहाँ पे उसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे भाई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब. ओके, तो यार ये बन गया यूनिट ऑफ पावर. तो लिख लो भाई अभी डायमेंशन लिखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लिखा. तो किलोग्राम में इसका मतलब मास है, उसकी पावर 1 है. ये m1, ये L2, सेकंड -3. यहाँ पे ऊपर गया तो T-3. तो 1 in mass, 2 in length, -3 in time. These are dimensions of power. ओके, बहुत ही सिंपल है. तो उसके आगे एक और करेंगे भाई, प्रेशर. अभी ये जो प्रेशर होता है भाई, प्रेशर की डेफिनेशन आप सिंपली, आपको मालूम होगा प्रेशर की डेफिनेशन होता है भाई फोर्स अपॉन एरिया. तो यहाँ पे लिख रहा भाई प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. लिख लिया फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स का यूनिट आपको याद होगा. फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. तो मास का मतलब किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये बन गया फोर्स अपॉन एरिया. एरिया का मतलब क्या होगा, लेंथ स्क्वायर मीटर स्क्वायर. एरिया का यूनिट लिख दिया भाई ऐसा यूनिट. तो यहाँ पे उसको सॉल्व कर लेंगे. किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यहाँ पे ये किलोग्राम के नीचे लग गया ये मीटर स्क्वायर. ओके, यहाँ पे बन जाएगा. सही है. तो यार ये मीटर क्या हो गया, कैंसर. तो क्या बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे बन गया भाई किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर. सही है. तो ये ऊपर वाला मीटर, ये नीचे वाला मीटर को एक कट कर दिया तो किलोग्राम अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये यूनिट बन गया भाई प्रेशर का. तो यार ठीक है, वाह वाह वाह. तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको किलोग्राम है, इसका मतलब क्या है भाई, मास है m1.
ऊपर है, मीटर जो है लेंथ है उसका पावर 1 है, मगर नीचे है, नीचे से ऊपर गया तो क्या बनेगा l⁻⁻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 ⁻
दीज आर द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। सही है, ओके यार, चलो ठीक है। पावर का जो यूनिट होता है भाई हम उसको वैट में मेजर करते हैं पावर को, ऐसा यूनिट। ओके, प्रेशर जो होगा ये फोर्स अपॉन एरिया है, तो फोर्स का आपको मालूम है न्यूटन होता है और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, उसको ऐसे ही लिखेंगे हम ज्यादातर। उसको पास्कल भी बोलते हैं, थोड़ा बहुत आपको मालूम भी हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, पास्कल। ओके यार, चलो ठीक है। उसके आगे एक और करेंगे भाई, स्ट्रेस नाम की एक क्वांटिटी होती है, स्ट्रेस। ये स्ट्रेस जो होता है, हम जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो यार उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, तो वो उसको भी हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में यार पढ़ ही लेंगे। तो स्ट्रेस जो होता है उसका भी यूनिट, उसका भी डेफिनेशन जो है, इट इज फोर्स अपॉन एरिया। दोनों की डेफिनेशन यहाँ पे सेम लग रही है, यहाँ पे भी फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ पे भी फोर्स अपॉन एरिया। इट डजंट मीन दैट कि प्रेशर और स्ट्रेस जो क्वांटिटीज है वो सेम है, और थोड़ा सा अलग होते हैं। प्रेशर एंड स्ट्रेस आर डिफरेंट क्वांटिटीज। तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो फोर्स का फिर से यहाँ पे बन गया, तो यार ये सब सेम ही आ जाएगा, अभी आपको मालूम है, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का यूनिट होगा भाई वो होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। एरिया का फिर से बन गया मीटर स्क्वायर, फिर से उसको सॉल्व करने मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पे बच जाएगा भाई किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, ये वाला। तो डायमेंशन फिर से लिख लेंगे, क्या आएगी, सेम आएगी ना भाई, m1 l - 1 t⁻²। ओके, 1 इन मास -1 इन लेंथ -2 इन टाइम, कोई दिक्कत नहीं। मगर प्रेशर का डिफिनेशन, स्ट्रेस का डिफिनेशन भले ही यहाँ पे सेम लग रहा हो, मगर वो दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है। ओके, तो और उसको भी डिटेल में आगे हम पढ़ने वाले हैं। एक और ले लेते हैं भाई, एक और ले लेते हैं, टॉर्क की ले लेते हैं, टॉर्क। ओके, तो टॉर्क जो होता है, टॉर्क होता है भाई फोर्स इनटू डिस्टेंस, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखता हुआ यहाँ पे, तो इसको भी हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो ये फोर्स की यूनिट जो होती है वो होता है फिर से किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि फोर्स होता है भाई मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का क्या बन जाएगा यहाँ पे किलोग्राम, यहाँ पे बन जाएगा एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ये सिंपली डिस्टेंस है, लेंथ है, तो लेंथ का मतलब यूनिट कितना आएगा यहाँ पे, मीटर। ये कितना बन गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। ओके यार, कोई दिक्कत नहीं। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कितना बनेगा, तो यहाँ पे किलोग्राम में मतलब मास है, तो यहाँ पे मास है मतलब ये क्या बन गया, m1, कुछ रॉकेट साइंस नहीं। तो मीटर स्क्वायर है मतलब लेंथ का स्क्वायर है, तो यहाँ पे L2। ओके, और सेकंड स्क्वायर जिसे ऊपर लेके गए भाई, ये कितना बनेगा, t⁻²। तो ये बन गया भाई 1 इन मास, 2 इन लेंथ, -2 इन टाइम। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ टॉर्क। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनर्जी और टॉर्क, ये जो दो है उनके भी डायमेंशंस क्या आए हैं, सेम है। वर्क डन के भी डायमेंशन एनर्जी जैसे होते हैं, और टॉर्क के भी डायमेंशंस एनर्जी और वर्क डन के जैसे ही होते हैं। ओके, तो ठीक है, और कुछ क्वांटिटीज के कर लेंगे। ओके, तो ठीक है भाई, यहां तक आ गए। इसको मैं रख पढ़ता हूँ, आई होप कि आप लिख रहे हो या समझ रहे हो फिर अच्छे से। और एक दो कर लेंगे आगे वाला को जो नंबर होगा। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कर लेंगे भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है उसका डेफिनेशन होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपली उसको लिखते हैं भाई मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मगर मैं उसको अभी सिर्फ लिख रहा हूं डिस्टेंस स्क्वायर। ओके, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो मास है, इसका मतलब ये क्या है भाई, किलोग्राम। डिस्टेंस का मतलब लेंथ क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे बन गया भाई मीटर स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, वाह वाह वाह। तो यहाँ पे किलोग्राम है, इसका मतलब क्या है भाई, m1। ओके, यहाँ पे मीटर है मतलब ये क्या है, लेंथ, तो उसका बन गया L2। कुछ रॉकेट साइंस में टाइम है ही नहीं, तो ये क्या बनेगा, 0, t⁻0। ओके यार, ये बन गए भाई 1 इन मास, 2 इन लेंथ एंड 0 इन टाइम। ओके, तो ठीक है यार, एक और ले लेंगे, यहाँ पे एक और ले लेते हैं, और वो है भाई एंगल। प्लेन एंगल जो होता है उसे एंगल बोला है। तो प्लेन एंगल जो होता है, आपको याद है उसका डेफिनेशन हमने किया था भाई, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ओके, भले ही यहाँ पे क्या होगा मालूम है, ये जो एंगल है उसका ऐसा आपको मालूम है वो क्या होता है भाई,
रेडियन। याद है आपको प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन। तो यहाँ पे अगर डायमेंशन हम निकालने जाए तो क्या बनेगा, देखो आर्क लेंथ मतलब ये लेंथ हो गई भाई मीटर, कोई रॉकेट साइंस नहीं। रेडियस जो है वो भी क्या होता है, रेडियस सर्कल का रेडियस होता है, वो भी डिस्टेंस होता है, लेंथ है। तो यहाँ पे क्या मीटर 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 क्या बन जाएगा, कैंसर। तो यार यहाँ पे रेडियन जो है या प्लेन एंगल जो है उसको कुछ भी डायमेंशंस नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पे डायमेंशन हम उसको ऐसे लिख सकते हैं m0 l0 t0। उसके डायमेंशन क्या आएंगे, 0 इन मास, 0 इन लेंथ, 0 इन टाइम। वो इन तीनों में से कोई भी क्वांटिटीज का इस्तेमाल नहीं करता है। इसका मतलब यार वो आप यहाँ पे देख सकते हो, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, रेडियस का मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा और यहाँ पे वो डायमेंशन कुछ भी नहीं आएंगे, m0 l0 t0 ऐसे डायमेंशन उसके आ जाएंगे। तो यार ये जो फॉर्मूले हम लिख रहे हैं, ये देखो ये जो लिखा मैंने यहाँ पे, ये देखो डायमेंशन ऐसे लिखते हैं ना, m1 l2 t0, ये जो लिखे हैं भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। ये जो यहाँ पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम डायमेंशन में एक्सप्रेस करते हैं तो ऐसे जब हम लिखते हैं तो इसको बोला जाता है भाई डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, उसे बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। तो यार ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्या है, एंगल भी फिजिकल क्वांटिटी है, सभी तो फिजिकल क्वांटिटीज है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम उसके डायमेंशंस में एक्सप्रेस करेंगे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो यार उसको बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर से एक बार डेफिनेशन बोलता हूं, द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस इज कॉल्ड ए डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तो ठीक है यार, ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यार एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा यहाँ पे, ये रखता हूं मैं यहाँ पे, ये देखो अगर भाई वेलोसिटी के डायमेंशन मुझे निकालने हैं, किसके डायमेंशन, वेलोसिटी के। ओके, तो वेलोसिटी के डायमेंशन जब निकालने हैं तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिखा, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू, आपको मालूम है वो होता है मीटर पर सेकेंड, तो वो बन जाता है भाई L1, यहाँ पे इसको आप कैसे भी लिख सकते हो L1 और t-1, और मास में तो यहाँ पे कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे मास कितना बन जाएगा, 0। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आप mlt लिखो नहीं तो lmt में लिखो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो यहाँ पे 0 इन मास है, 1 इन लेंथ है, -1 इन टाइम है। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। मगर जब हम लेफ्ट साइड में या किसी एक साइड में वो फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं, ओके, वो फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं, और उसके बाजू वाले दूसरे साइड में हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर लिखते हैं तो ये बन जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। तो इसको बोलते हैं भाई डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, कुछ रॉकेट साइंस नहीं, डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब समझ गए होंगे। ये सिर्फ हो गए भाई डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला के बाजू में एक साइड में अगर हम वो फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं तो यार उसको बोला जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन। ये बात को समझ में आ गई। ओके यार, कुछ रॉकेट साइंस में कुछ दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। ओके, चलो ठीक है भाई। तो ये होते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। एक क्वांटिटी और करते हैं भाई, एक क्वांटिटी और कवर करते हैं, आपको मजा आ रहा होगा इस सॉल्व करने में। तो यार वो एक और करते हैं, सरफेस टेंशन। कौन सी क्वांटिटी है, सरफेस टेंशन। ये जो हमें आता है भाई वो सरफेस टेंशन वो नहीं है। सरफेस टेंशन को थोड़ा सा हम लिक्विड के प्रॉपर्टीज में देखने वाले, डोंट वरी। सरफेस टेंशन का डेफिनेशन होता है भाई फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो फोर्स का फिर से यार फोर्स मालूम है आपको, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यार उसका यूनिट बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत रॉकेट साइंस नहीं, डिवाइडेड बाय यह क्या बन गया, लेंथ है, लेंथ का मतलब मीटर। ओके, तो यार इसको कैसे लिखोगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको डिवाइड बन गया मीटर, यहाँ पे जाएगा ना। तो यार मीटर मीटर कट गया तो मीटर तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, देखो भाई बचा जो है लिख लेंगे, किलोग्राम है यहाँ पे मतलब m1। यहाँ पे मीटर है क्या, नहीं है, लेंथ नहीं है, तो लेंथ नहीं है, इसका मतलब ये क्या बन गया 0, और सेकंड स्क्वायर है तो t⁻2 ऊपर लेके गए तो t⁻²। तो ये बन गया भाई m1 l0 t-2। तो यार दीज आर द डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन, 1 इन मास, 0 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। ओके, तो यार अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, आप मेरे को पूछ सकते हो कि यार इसके डायमेंशन ऐसे कैसे आ गए हैं। ओके, तो ठीक है यार, कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। तो ठीक है यार, इसके यहाँ तक तो बहुत सारे हो गए, तो अभी भी कुछ है, मगर जब कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पे उसके डायमेंशन हम लेते ही है। यहाँ पे सब जितने इंपॉर्टेंट थे उतने हमने यार यहाँ पे कवर कर लिए है। ओके, तो ठीक है, वेरी गुड यार।
चलो ठीक है, तो अगले कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। तो अगला जो हमारा कंसेप्ट है, इट इज डायमेंशन एनालिसिस, यूजेस या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। यहाँ पे लिखता हूँ यूजेस, या उसे कई किताबों में एप्लीकेशन बोलते हैं, एप्लीकेशन या यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये डायमेंशन एनालिसिस का मतलब क्या होता है? तो डायमेंशन एनालिसिस का मतलब होता है भाई स्टडी ऑफ फिजिकल फेनोमेनॉन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। ओके, डायमेंशन एनालिसिस का मतलब क्या करेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे? स्टडी ऑफ फिजिकल फेनोमेनॉन, स्टडी ऑफ फिजिकल फेनोमेनॉन, स्टडी ऑफ फिजिकल फेनोमेनॉन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, उसे बोलते हैं भाई डायमेंशनल एनालिसिस। कोई कुछ भी उसमें दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत ही आसान है। तो ठीक है, ये जो डायमेंशंस होती है, जो डायमेंशन एनालिसिस है, उसके कुछ यूजेस होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। वहाँ पे 3 एप्लीकेशन है, हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी उसके साथ में यार कर लेंगे। तो यार पहला जो एप्लीकेशन है हम पढ़ने वाले हैं भाई, पहला एप्लीकेशन यूज को रख पड़ता हो अभी, तो थोड़ा सा यार ध्यान में रखो यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको ध्यान में रखो। पहला एप्लीकेशन यहाँ पे लिखता हूँ, to check the correctness of physical equation, okay, to check the correctness of physical equation। यार इसको एक और नाम होता है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, तो यहाँ पे कभी कभार कुछ किताब में इसको ऐसे भी बोलते हैं, तो यार सबका मीनिंग एक ही है, तो सब इतना बोलूंगे तो और कंफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। तो यार मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, कोई भी फिजिकल इक्वेशन का करेक्ट है कि नहीं है वो चेक करने के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, ओके, कोई दिक्कत नहीं। यार इसको एक और नाम है जो इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो कोई भी फिजिकल इक्वेशन जो होगा, कुछ भी अगर फिजिकल इक्वेशन आप लेते हो, कोई भी ले लो यार, कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर है, तो आपको एक मालूम है v इज इक्वल टू यू प्लस at है, आपके पास बहुत सारे हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, बहुत सारे ऐसे फिजिकल इक्वेशन, कुछ फॉर्मूलाज आपके पास है। तो आपको क्या करना है, ये डायमेंशन एनालिसिस जो है उसका एक एप्लीकेशन क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। कोई भी दिया हुआ फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। कैसे? तो यार इसको कैसे करना है, ये जो होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट, वो बोलता है भाई स्टेट्स दैट कि जो भी कुछ इक्वेशन होगा वहां पे जो कुछ भी टर्म्स होंगे, ये देखो ये तीन टर्म्स है यहाँ पे, ये पहले वाले इक्वेशन में लेफ्ट साइड में एक टर्म है वेलोसिटी v, राइट साइड में और 2 टर्म्स है u और दूसरा टर्म है भाई at। तो यार प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है कि कुछ भी इक्वेशन में लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो भी कुछ टर्म्स होंगे, उन सभी टर्म्स के डायमेंशन भाई सेम होने चाहिए। डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट डायमेंशन, ध्यान में रखो थोड़ा सा, डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स on both the sides, ये भी इंपॉर्टेंट, on both the sides are same, dimensions of all the terms on both the sides are same। तो ये होता है भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी इक्वेशन अगर आपको चेक करना है या फिर आपके पास कोई इक्वेशन है, तो फिजिकल इक्वेशन का मतलब होगा क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब होगा कि यार जो भी कुछ टर्म्स होंगे उन सभी के डायमेंशंस क्या आने चाहिए, सेम। तो ये होता है भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि ये तो समझ गए कि भाई अगर ये फिजिकल इक्वेशन हम लेते हैं, एक बार पहले वाला लेते हैं, फॉर एग्जांपल पहले वाला एग्जांपल लेते हैं कि यार v इज इक्वल टू यू प्लस एट, ये इक्वेशन है, फिजिकल इक्वेशन है, और मैंने आपको बोला भाई इसको चेक करो कि ये करेक्ट है कि नहीं है। तो करेक्ट है कि नहीं है उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस। तो यार मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाया, क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशंस ऑफ ऑल द क्वांटिटीज या ऑल द टर्म्स ऑन बोथ द साइड्स आर सेम। इसका मतलब वेलोसिटी, यहाँ पे जो डायमेंशन होंगे, इसके जो डायमेंशंस होंगे, इसके जो डायमेंशंस होंगे, तीनों के डायमेंशंस क्या आने चाहिए, सेम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ओके यार,
तो इसका मतलब क्या है कि यार अगर सिंपल इसका मतलब देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, तो अगर इन दोनों के डायमेंशन सेम है, इन दोनों के डायमेंशन सेम है, तो इसका मतलब यही होता है कि हम सेम डायमेंशनल वाले जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उनको ही ऐड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई नहीं बोल रहा मैं, मल्टीप्लाई नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यार अगर इसके डायमेंशन सेम है u और at के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार जो भी क्वांटिटी होती है, अगर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को हमें ऐड करना है तो हम किस फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, जिनके डायमेंशन सेम होते हैं। इसका मतलब देखो, हम वेलोसिटी अगर है, हमारे पास वेलोसिटी है, तो हम वेलोसिटी में ही वेलोसिटी को ही ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी कर सकते हैं या वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन के लिए नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं किसके लिए भाई, एडिशन या सब्सट्रैक्शन के लिए। तो अगर हमारे पास फोर्स है तो फोर्स में हम फोर्स को ही ऐड कर सकते हैं या फोर्स को ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हम फोर्स में वेलोसिटी को ऐड नहीं कर सकते, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट को ऐड नहीं कर सकते, डिस्प्लेसमेंट में मोमेंटम को ऐड नहीं कर सकते। तो ऐसे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड नहीं कर सकते, हम सिर्फ जिनके डायमेंशन सेम होंगे उनको ही ऐड कर सकते हैं। तो यार ये भी बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको इसी तरीके से समझना होगा। तो यार ये तो सिंपल बात है कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन को अगर हमें चेक करना ही ये करेक्ट है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सभी टर्म्स के डायमेंशन निकालेंगे। अगर सभी टर्म्स के डायमेंशन सेम आएंगी तो हम बोल देंगे भाई गिवन फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। कैसा करेक्ट होगा, डायमेंशनली करेक्ट होगा। थोड़ा सा हमें यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के बात करना होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो अगर ये फिजिकल इक्वेशन हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, सभी के डायमेंशन निकालेंगे। अगर सभी के डायमेंशन सेम आ गए तो हम बोल देंगे भाई कि ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। अगर एक की भी डायमेंशन भाई डिफरेंट आती है तो हम बोल देंगे कि ये गिवन फिजिकल इक्वेशन करेक्ट नहीं है। ओके, तो ये होता है भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आपको लिखना है तो लिख लीजिए, द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन मस्ट बी सेम। वो सेम होती है, इसका मतलब आप सेम क्वांटिटीज में सेम क्वांटिटीज ही ऐड कर सकते हो। इसका मतलब भाई अगर कुछ ऐसा है, अगर यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे अगर d प्लस टी है, यहाँ पे आपको कैसे देखना चाहिए, अगर d प्लस टी है और मैं आपको बोलता हूं कि यहाँ पे भाई d जो होगा ये टाइम है, d क्या है, टाइम है। तो यार ये अगर t ये जो t दिया है ये टाइम है, तो इसका मतलब टाइम में क्या ऐड हो सकता है रे? तो होमोजेनिटी का क्या बोलते हैं प्रिंसिपल कि यार टाइम में टाइम ही ऐड हो सकता है, तो d भी क्या होना चाहिए, टाइम ही होना चाहिए। तो अगर टाइम में टाइम ही ऐड हो सकता है तो इसका मतलब टाइम के डायमेंशंस और d के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम। तो यहाँ पे d प्लस टी का जो डायमेंशंस आएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। इन दोनों के डायमेंशन d प्लस टी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ d इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ t। जो d प्लस टी के डायमेंशंस होंगे वो तो किसके होने वाले हैं भाई, टाइम के होने वाले हैं। और यहाँ पे किसके होंगे, वो d के भी वही होंगे, क्योंकि d प्लस टी दोनों के डायमेंशन सेम आने वाले हैं और वो आ जाएगा भाई t1। कोई दिक्कत नहीं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं भाई, ये चीजें आपको थोड़ा सा समझना होगा। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी चाहिए तो आपको ये चीजें समझनी होगी। अगर मैं ऐसा करता हूं भाई, कहीं पे अगर यहाँ पे आ गए भाई a प्लस एक्स स्क्वायर और मैंने आपको बोल दिया भाई कि एक्स स्क्वायर जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो आप सोच लोगे कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो a लिखा होगा वो भी क्या होना चाहिए भाई, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। तभी तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, बात समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है तो इसके जो डायमेंशन होंगे क्या आएंगे, वो डायमेंशन आएंगे भाई L2। कुछ रॉकेट साइंस नहीं, कुछ रॉकेट साइंस नहीं भाई। एक्स स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर का मतलब L2। ओके यार, कोई दिक्कत नहीं। तो यार फिर अगर इसके डायमेंशन L2 है तो ए के डायमेंशन भी क्या आने चाहिए, क्या आने चाहिए, L2, क्योंकि हर एक टर्म के डायमेंशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसके 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 यहाँ पे टी जैसे 1 जैसे आया तो यहाँ पे a और एक्स स्क्वायर का भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आपको ये थोड़ा सा ऐसे इसको समझना होगा, तब ही आप उसको प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। कुछ रॉकेट साइंस नहीं भाई। चलो ठीक है भाई, फिर अभी सॉल्व करते हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसको एग्जाम्पल देखते हैं भाई, एग्जाम्पल देखते हैं। पहले चेक करते हैं कि ये फिजिकल इक्वेशन जो दिए हुए करेक्ट है कि नहीं है। चेक द गिवन फिजिकल इक्वेशंस, check the given physical equations। ओके, और नीचे दिए हुए फिजिकल इक्वेशंस को चेक करते हैं करेक्ट है कि नहीं है। ओके यार, पहला सिंपल लेते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी को चेक करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी एक फिजिकल इक्वेशन है कि नहीं है, है। ओके, काइनेमेटिकल इक्वेशन है। तो यहाँ पे
अगर ये फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए तो यार सभी के डायमेंशन क्या आने चाहिए, सेम। तो लिख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे डायमेंशन चेक करते हैं। डायमेंशन आप v क्या आएंगे, लेफ्ट साइड वाला डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है आपको मालूम है भाई, वो होता है m0 l1 t-1, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर के लिए l1, सेकंड के लिए t-1, मास तो होता ही नहीं है उसमें। ओके यार, इसके बन गए। और ये u क्या होता है, u इज अगेन द वेलोसिटी, क्योंकि ये v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो यार u अगर वेलोसिटी है तो उसके भी डायमेंशन यही आएंगे। तो ये क्या बनेगा भाई, m0 l1 t-1। ओके, कुछ रॉकेट साइंस नहीं, वाह वाह वाह। और at जो है भाई, at के डायमेंशन अगर निकालने हैं तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो डायमेंशंस ऑफ a इंटू डायमेंशंस ऑफ t। तो a क्या होता है, a होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या आते हैं, तो ये होता है भाई m0 l1 t-2। एक्सेलरेशन का यूनिट मालूम है क्या, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बनेगा m0 l1 t-2 इंटू ये क्या बन गया भाई, टाइम की जाएंगे t1। तो इसको सॉल्व कर लो भाई। तो m0 का m0 रहेगा, l1 का l1 रहेगा, t-2 इंटू t1। इसको सॉल्व कर लो। तो यार बेस सेम है तो इंडेक्स की क्या हो जाएगी, एडिशन। -2 + 1 कितना आएगा यहाँ पे, -2 + 1 ये बन गया भाई -1। ये देखो इन दोनों के लिए तो यार ये बन गए हैं। तो यहाँ पे इसे लिखता हूँ, देखो t-2 + 1 ये बन गया t-1। तो यहाँ पे बन गया भाई t-1। कुछ रॉकेट साइंस नहीं। तो चेक कर लो भाई तीनों के डायमेंशन, m0 l1 t-1, m0 l1 t-1, m0 l1 t-1। तो तीनों के डायमेंशन यहाँ पे क्या है, सेम। तो गिवन फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। कैसा करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, वाह वाह वाह, बहुत ही आसान है। गिवन फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, फिनिश हो गया भाई। ओके, तो यार अनदर एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं, बाद में थोड़ा सा हार्ड तक जाएंगे। ओके, तो ठीक है भाई, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे दूसरा चेक करो भाई, दूसरा s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at²। ये भाई ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है कि नहीं है, सॉरी डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, चेक करेंगे। तो यार ये s क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, u क्या होता है वेलोसिटी, और a क्या होता है फिर से एक्सेलरेशन, ठीक क्या होता है टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, वाह वाह वाह। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जो है उसको डायमेंशन कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, लेंथ। तो यार ये कितना आएगा, लेंथ है सिर्फ, m0 बनेगा, l1 बनेगा, t0 बनेगा, सिंपली लेंथ है। यार ut का देखते हैं, ut के लिए कैसे करेंगे, तो यार ut के लिए ऐसे कर सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ u इंटू डायमेंशंस ऑफ t। कुछ रॉकेट साइंस है, u के डायमेंशन कितने होते हैं, u मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, सिंपली वेलोसिटी है। ये क्या बनेगा, m0 l1 t-1 इंटू टाइम है, टाइम कितना होता है, टाइम का मतलब t-1। यार t-1 इंटू t-1, t-1 इंटू t-1। तो बेस सेम है, फिर से इनका क्या बनेगा, -1 + 1, -1 + 1 कितना होता है 0। तो ये क्या बनेगा, m0 l1 t-0। ओके यार बन गए। तो ठीक है, आगे वाला चेक करेंगे, 1/2 at²। तो यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ 1/2 at² जो होंगे, 1/2 at²। तो भाई 1/2 के तो डायमेंशन होते ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक प्योर नंबर है, उसको तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डायमेंशन किसका लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ a इंटू t²। ओके यार, तो डायमेंशन ऑफ a कितना आता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होते हैं, m0 l1 t-2। ओके, इनटू टाइम स्क्वायर, यहाँ पे t2 बन जाएगा। तो फिर से सॉल्व करो भाई, t-2 t-2। तो यहाँ पे ये बन गया m0, यहाँ पे l1 t-2, ये इसको सॉल्व करेंगे तो -2 + 2 बन गया 0, फिर से ये बन गया 0। तो यार इसको सॉल्व कर लिया, फिर से चेक कर लीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन, सभी टर्म के डायमेंशन निकाल लिए। ओके, तो ये इसका डायमेंशन m0 l1 t0, ut का डायमेंशन आया m0 l1 t0, 1/2 at² का डायमेंशन आया m0 l1 t0। तो तीनों टर्म्स का डायमेंशन क्या आया है, सेम। तो अगर डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स आर सेम, इसका मतलब ये फिजिकल इक्वेशन जो दिया है वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट, वो डायमेंशनली करेक्ट आ गया। ओके यार चलो ठीक है, ये डायमेंशन करेक्ट आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो 3 नंबर का एग्जांपल, ये भी इसको ही लेता हूँ, s इज इक्वल टू ut प्लस at², सिंपली इतना ही लिया, s इज इक्वल टू ut प्लस at²। दो इक्वेशन आपके सामने है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at², और दूसरा लिखा है भाई मैंने s इज इक्वल टू ut प्लस सिंपली at², 1/2 को मैंने हटा दिया है। तो फिर से चेक करते हैं क्या ये फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। कैसे चेक कर रहे हैं भाई, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो s को चेक करो, s को चेक करो भाई, डायमेंशन ऑफ s क्या होता है, डायमेंशन ऑफ s होता है भाई m0 l1 t0। कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि डायमेंशन ऑफ s का मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिंपली लेंथ, मास और टाइम तो आएगा नहीं, m0 l1 t0। ut का चेक करो, फिर से ut का चेक करने के लिए फिर से यहाँ पे ऐसे सॉल्व करेंगे, और ये कितना बन गया m0 l1 t0, सिंपल है।
यहाँ पे 1/2 ए टी स्क्वायर की जगह पे क्या है, सिर्फ ए टी स्क्वायर, तो इसके यहाँ पे लिख लिया भाई ए टी स्क्वायर की डायमेंशन ऐसे किया, ए डायमेंशन ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर, इसको फिर सॉल्व किया, ये बन गए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो यस के, यू के और ए टी स्क्वायर के तीनों के डायमेंशन क्या है, सेम है। तो इसका मतलब गिवन फिजिकल इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट। तो दोनों फिजिकल इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं भाई आपके सामने, तो दोनों फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आ रहे हैं। तो इसमें से सही कौन सा है, दोनों डायमेंशनली क्या है, दोनों डायमेंशनली क्या है, सही है। तो यहाँ पे एक्चुअल में फिजिकल इक्वेशन करेक्ट कौन सा है, एग्जैक्ट इक्वेशन कौन सा होगा। तो यार इस बात से पता चलता है थोड़ा सा कि अगर आपको मालूम है कि s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, दिस इज द एग्जैक्ट फिजिकल इक्वेशन, राइट फिजिकल इक्वेशन, ये सही फिजिकल इक्वेशन है और ये रॉन्ग है। तो आप बोलेंगे यार फिर इसके डायमेंशन सेम आए थे, तो यही इसका ड्रॉबैक है, यही इस मेथड का ड्रॉबैक है कि यार कभी कभी क्या होता है, डायमेंशनली वो इक्वेशन करेक्ट होता है मगर फिजिकली वो इक्वेशन रॉन्ग होता है। तो इसका मतलब हमें ध्यान में रखना होगा, इफ द फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट देन इट मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही ही होगा, मगर अगर कोई फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग होगा तो वो रॉन्ग ही होगा। थोड़ा सा मैं फिर से एक बार बोलता हूं, अगर कुछ फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आते हैं तो इट डजंट मीन दैट फिजिकल इक्वेशंस आर फिजिकली करेक्ट। अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है इसका मतलब वो फिजिकली करेक्ट ही होगा, ऐसा हम बोल नहीं सकते। मगर अगर वो डायमेंशनली रॉन्ग है तो फिजिकली भी वो रॉन्ग ही होगा। कैसे कैसे, तो इसको ये एग्जांपल बनाते हैं भाई, इसको एग्जांपल बनाते, इसको मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूँ, देखो अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ एस, ये तो रॉन्ग है भाई, फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, फिजिकली रॉन्ग है, डायमेंशनली राइट है, फिजिकली भी राइट है। ओके, तो ये डायमेंशनली राइट है, फिजिकली रॉन्ग है। ओके, थोड़ा सा समझो, एस इज इक्वल टू मैं यू प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर करता हूँ या यू टी स्क्वायर यहाँ पे करता हूँ। ओके, तो यार ये इक्वेशन तो अभी मैंने दिया है, उसको फिजिकली या डायमेंशनली चेक करो। डायमेंशन चेक करने के लिए डायमेंशन ऑफ एस क्या होते हैं, डायमेंशन ऑफ एस क्या आते हैं भाई, m0 L1 T0, कुछ रॉकेट साइंस नहीं। यूटी स्क्वायर के डायमेंशन क्या आएंगे, तो जल्दी सॉल्व करो। यूटी स्क्वायर के डायमेंशन क्या आएंगे, यू के डायमेंशन इंटू टी स्क्वायर के डायमेंशन। तो यू के डायमेंशन क्या होते हैं, m0 L1 T-1, ओके, वेलोसिटी के इंटू टी स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, टी स्क्वायर। ओके, कोई रॉकेट साइंस नहीं। m0 L1 एज इट इज m0 L1 T2 T-1 सब इंडेक्सेस की क्या होगी, एडिशन, -1 + 2 1, -1 + 2 ये कितना बन जाएगा, 1। ओके, चलो ठीक है। 1/2 ए टी स्क्वायर के फिर से क्या आएंगे, 1/2 ए टी स्क्वायर के जो आगे पिछले वाला सॉल्व किया था वही आएंगे ना भाई, अभी उसको नहीं सॉल्व करता मैं, m0 L1 T2 ओके, तो डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस यहाँ पे हैं, इस क्वांटिटी के डायमेंशन यहाँ पे है, इसके डायमेंशन यहाँ पे है। तो आप देख सकते हो भाई, बहुत ही आसान है, आप देख सकते हो कि यार तीनों के डायमेंशन अभी सेम नहीं है। यहाँ पे यूटी स्क्वायर के डायमेंशन क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या है, देखो, तो इसका मतलब है ये जो है ये टर्म की डायमेंशन अलग है, इसका मतलब डायमेंशनली ये इक्वेशन रॉन्ग है। अगर ये डायमेंशनली रॉन्ग है तो इसका मतलब ये फिजिकली भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। ओके, तो ठीक है भाई, तो अभी इसके लिए यहाँ पे रुकते हैं, बाद में फिर से हम डायमेंशन एनालिसिस को अलग से पढ़ लेंगे।